हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, जो कि आपका साथियों जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और वही क्वेश्चन करेंगे साथी जो आपके परीक्षा में बन सकता है। और मैथ तो यदि आपका मैथ और रीजनिंग साथी यदि आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से निकालेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे बड़ी मुद्दा होती है जीके का, और इंग्लिश भी आपका यदि प्रीवियस ईयर के सवाल कंप्लीट है तो आप काफ़ी बेटर स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। और जीके में साथियों देखिए 15 क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर के उसमें डाल रहे हैं, जो आपका 10 क्वेश्चन बन है साथियों वो थोड़ा सा डीप बना रहे हैं। जैसे कि आपको कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ऐसा जो भी अब आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है उनके लिए सबसे बड़ी खास बात है कि उस टॉपिक को जो भी पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी आपका उससे प्रसिद्ध व्यक्ति है, जैसे आप घराना सवाल से सवाल बना रहे हैं तो साथ ही घराने मान लीजिए मेवाती घराने से तो एक तो व्यक्ति है नहीं, कई सारे व्यक्ति हैं, तो पूरा सारे व्यक्ति को पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरे पढ़िएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि कोई सवाल पूरा सवाल को मतलब कि पूरा टॉपिक से कवर कर रहे हैं। तो आज की सेशन में साथियों पूरा आपका रिवीजन क्लास करने वाला है, जो हमने पिछले क्लासों में कराया था वही सारे सवाल, लेकिन साथियों थोड़ा सा डीप सवाल आज की सेशन में करेंगे। तो जिसमें साथियों आपका लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा, याद रखेंगे। फुल पेपर डिस्कस करेंगे। कल की शिफ्ट में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आपके पेपर में रहेगा, यानी आज साथियों सैटरडे, तो आज शायद छुट्टी है, कल भी शायद छुट्टी है। आने वाले शिफ्टों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके दोस्त, तो क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर में 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। इस समय साथी दोपहर के 12:30 बजे वाली क्लास नहीं चल पा रही है किसी कारणवश। डेली का डेली आप लोग का कमेंट आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो लेकिन दोस्तों आज की सेशन में पूरा एकदम एग्जाम पैटर्न वाली सेशन हम लोग आज की सेशन में डिस्कस करेंगे, चाहे आपका जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ के क्वेश्चन। ओके, यदि आपका स्कोर साथी काफ़ी बेटर है तो आप काफ़ी अच्छे से रिवीजन करते रहिए, थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास कीजिएगा साथी। याद रखिएगा यदि आप मैथ रीजनिंग आप बेसिक क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बात याद रखिए, सबसे अधिक आपको फोकस करना है जीके पर। यदि आपका इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंप्लीट है तो सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर इंग्लिश आ रहे हैं। जीके में साथी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सभी दोस्तों को। तो आज की सेशन में कवर करेंगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखते हैं क्या रहता है, क्या हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, एक टी20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी घेरे से बाहर रह सकते हैं। जब सातों एक टी20 मैच होता है, पावर प्ले रहता है, तो उस समय जब 6 ओवर होता है तो 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी घेरे से जो बाहर रह सकते हैं। 30 गज के बाहर कितने रहते हैं प्लेयर, तो उस समय पावर प्ले चलती है तो केवल 2 प्लेयर बाहर रख सकते हैं। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। साथ ही ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बन सकता है। तो उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिए दोस्त, रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया गया था। ये सवाल साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है परीक्षा के लिए, याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। तो साथी ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं, याद रखिएगा वायलिन को। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक उड़ीसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो साथी मैंने जब 17 अक्टूबर को अपने भाई का पेपर इलाहाबाद दिनाने गया था तो वहाँ पे सीजीएल के भी कुछ एस्पिरेंट आए थे, जो कि अभी वो फॉर्म भरने लायक नहीं बने। अभी तक वो उनका मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तब पर भी वो 1 साल का फाउंडेशन कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि इसीलिए तो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ हाई चला जाता है। हम लोग तो पीछे रह जाते थोड़ा सा, वो तो सीट तो वो लेके चले जाते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ये है कि इस बार भी हमें एक सीट कंफर्म करें, क्योंकि उनका हाल तो यार भी बहुत बुरा था। क्योंकि 25 में से 12 क्वेश्चन एक बंदे ने करके आया, मैंने उसका पूरा डिटेल देखा तो भाई देखो मैं यहाँ से 1 साल से कर रहा हूँ, वो उन्होंने बताया कि कर लेगा, तब भी यार नहीं कर पाया। तो पद्मश्री से मिला था कुमकुम मोहंती 2005 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, एक कौन सी वादक थे वो। तो साथ ही याद रखिएगा हारमोनियम के थे। ये सवाल बहुत ही जरूरी है आपकी परीक्षा, इस टाइप के सवाल याद रखिए। तो तुलसी बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक हारमोनियम वादक थे। तो डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, वह एक कौन से नर्तक थे। तो साथ ही याद रखिए कथक के नर्तक थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रायगढ़ घराना साथी याद रखिए कथक नृत्य शैली से संबंधित रखता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? तो सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था मेरे भाई? याद रखिए छत्तीसगढ़ में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नृत्य मैतेई लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुरी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो साथ ही हम आपको ये बात जरूरी बता रहे हैं कि जो भी आप पढ़िएगा पूरा जो भी टॉपिक पढ़िएगा पूरा क्लियर करके ही मानिएगा साथी, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना पढ़िएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़े तो मान लीजिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो जब मॉक टेस्ट लगाएंगे जो भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा या गलत होगा तो उसको देखेंगे डिटेलिंग भी क्या रहता है ना, उस डिटेल को जरूर पढ़ लीजिएगा भाई। बात मानिएगा आप लोग। देखिए डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था, तो वो कौन थे ऐसे? तो दोस्त केलुचरण महापात्र ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था। केलुचरण महापात्र बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो साथ ही इसमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो याद रखिए दोस्तों YIM हिंदू के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक है? तो साथी बॉयज डोंट क्राई पुस्तक के लेखक की बात करें तो मेघना पंत हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? तो साथी रामसर सम्मेलन के अनुसार जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो साथी 2 फरवरी। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? साथ ही ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बन सकता है। तो किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और साथ ही फोर्ट विलियम भी आपके पेपर में हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो वे भी आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो साथ ही ये तमिलनाडु में स्थित है। जो आपका पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये तमिलनाडु। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? पहला उपदेश आया यानी गुरुजी सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है साथी? उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसके नियुक्त किया था? तो साथी अशोक ने जो अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वो धम्म महापात्र को नियुक्त किया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिए है? स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था? जो साथी स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए जो स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया था वो लॉर्ड रिपन ने लाया था। मेरे भाई ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो साथ ही याद रखिएगा जेम्स मिल द्वारा प्रकाशित रचना है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी समझ में आ रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन है आपने साथ ये पढ़ा रखा है, याद रखिएगा ये रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपका 15 शिफ्ट का पेपर में सवाल बनाना है वो सब थोड़ा सा डीप है, इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड सवाल हमने आज की सेशन में लिया है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी जो कि साथ ही ये बंगाल और बिहार से स्टार्ट की थी। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो साथ ही ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसके तहत जो भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित था अधिनियम भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 22।
जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो जो जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 में, उसमें साथियों जो हुआ था आपका इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, इसमें जॉर्ज यूल ने अधिवेशन में अध्यक्ष किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलाहाबाद आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो साथ ही भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो साथ ही ये अनुच्छेद 79 करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अनुच्छेद 79। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो साथी याद रखिएगा 151 से है। सब सवाल को अच्छे से पढ़िएगा तभी राइट ऑप्शन पे जाइएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक समपरीक्षा प्रतिवेदन से। और एक आपका आर्टिकल 149 है, ये केवल आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय से संबंधित है। याद रखिएगा सवाल, दोनों सवालों में काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए कि भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है किससे? तो दोस्त केवल मौलिक अधिकार ऑप्शन के हिसाब से। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शिल्प यानी कॉन्टिनेंटल शिल्प कौन सा है? तो साथ ही ये आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शिल्प है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शिल्प है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? सर जी ये तो शायद हिमालय की जो अधिकांश है ये 12मासी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि आपने मेरी क्लास लिया होगा तो सदी आपको कुछ अनुमान लग रहे होंगे कि सर ये तो हमने सॉल्व किया है पिछले। बिल्कुल भाई, तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो बताइए साथी, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो साथी ये पर्णपाती वन बायोम स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 2011 के जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? भाई आज तो सवाल लिंगानुपात के मामले में सवाल आज पूछा था, जो कि काफ़ी इजी सवाल है, आपके पेपर में आया था। तो 2011 की जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में कौन सा एक राज्य असंगत है? तो साथ ही अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो सर जी 21.8 है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? तो ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जो कि तांबे और जस्ते से बनी है? तो दोस्त याद रखिए डच धातु है, डच। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हरे एवं कोमल तने पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे एवं कोमल जो तने वाले पौधे होते हैं वो साथियों शाक कहलाते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इंद्रधनुष योजना कब लागू हुई? तो साथी इंद्रधनुष जो धनुष योजना हुई थी ये लागू हुई थी 25 दिसंबर 2014। वर्ष याद रखिए 2014 साथी, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? बिल्कुल सही, काफ़ी जी सवाल आपने पूछ लिया। तो क्या होता है? CH3NO2 होता है नाइट्रोमीथेन। मीथेन आ गया ना भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 35। दिसंबर 2023 को कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी? तो साथी जो दिसंबर 2023 में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी ये साथी EHP में हुई थी, यानी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथ ही आपके ये जितने भी सारे सवाल हैं वो आपके पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल इसमें है, याद रखिएगा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो लास्टली, बोल्डली, हैप्पीली, बरेली। तो साथी बैरली, याद रखिए बैरली होता है साथिया। तो हैप्पीली का राइट स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, जिससे आप लोग बोलते हैं? तो याद रखिए मेरे भाई
PILY होता है। हैप्पीली होता है सी ऑप्शन। यहाँ पे साथियों आपका ई दे रखा था, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान देंगे आप लोग। तो ऑप्शन सी होगा हैप्पीली, जो कि इसका राइट स्पेलिंग जो साथी प्रश्न में दिया बिल्कुल यही होता है, HAPPILY होता है। याद रखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपके पेपर में ई दे रखा था, याद है। और साथियों जो बैरली मतलब होता है तो मुश्किल से होता है, याद रखेंगे, BARELY, बैरली मतलब मुश्किल होता है, याद रखेंगे मेरे भाई लोग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूरा जितना भी आपका पैटर्न है साथियों इंग्लिश का आज की सेशन में कवर करेंगे। जैसे इट्स डैश फॉर समवन टू बाई प्रोडक्ट दैट कंटेन नो शुगर। जैसे कि आप बोल सकते हैं साथियों किसी के लिए ऐसा उत्पाद हम खरीदे कि उसमें मतलब कि कोई चीनी ना हो, यानी शुगर कोई ना हो, तो इट्स क्या होगा, इट्स ईजियर होगा या आपका ईजीएस्ट। ईज और इजली तो नहीं हो सकता, याद रखिए ईजी एक क्या है, एडजेक्टिव है जो कि कंपैरेटिव फॉर्म होता है। तो ईजी का क्या हो जाएगा, ईजियर का प्रयोग होगा। किसका किसका प्रयोग होगा, ईजियर का भाई होगा प्रयोग होगा। तो इट्स ईजियर फॉर समवन टू बाई ए प्रोडक्ट दैट कंटेन्स नो शुगर। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 38 क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सभी दोस्त हर एक सवाल का राइट ऑप्शन देंगे और लास्ट में आपसे भी कितना स्कोर होना है ये जरूर बताइएगा। देखिए 38, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो साथी कोई रत्नों की काटने की कला, जैसे कोई रत्न होता है उसको काटने की कला होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। जैसे माइनिंग खनन होता है, लैपेड्री मतलब रत्न काटने की कला भी होती है, तो लैपेड्री हो सकता है। तो रत्न को काटने की कला को क्या बोलते हैं, रत्न काटने की कला हो जाएगा, लैपेड्री हो जाएगा। ज्वेलरी तो आप समझ सकते हैं साथियों आभूषण के एक प्रकार का। और फिलेटली मतलब जो डाक टिकट होता है, संग्रह जिसे बोलते हैं, डाक टिकट संग्रह, तो यहाँ से लैपेड्री होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 39, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मशीन ऑफ द टू गिवन वर्ड एवरेज। तो बताइए सती अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द टू द गिवन वर्ड। जैसे कोई वर्ड दिया एवरेज, तो सती इसका आप लोग बिल्कुल मीनिंग अपोजिट बताइए, यानी आपको विलोम शब्द एक प्रकार का ले सकते हैं। बताइए सिंकोपेट, टैपर, 45 या इलोंगेट क्या हो सकता है साथी। तो याद रखिएगा एवरेज मतलब क्या होता है, पहले ये तो जानिए संक्षिप्त करना होता है, किसी चीज़ का साथ संक्षिप्त करना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि एवरेज बोल सकते हैं साथियों एक प्रकार का आप सिनोनिम्स है। और सिंकोपेट इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि एवरेज, इलोंगेट का मतलब क्या होगा, सिंकोपेट आपका सिनोनिम्स होगा। याद रखिए यही आपके पेपर में पूछता है कि एवरेज का सिनोनिम्स बताइए, तो सिंकोपेट होगा। यही आपका अपोजिट यानी एंटोनिम है, तो एंटोनिम आपका इलोंगेट हो जाएगा। याद रखिएगा एवरेज हो जाएगा, सिंकोपेट हो जाएगा। इस तरह का आपका टेपर भी है, टेपर भी आपका एवरेज का क्या है, सिनोनिम्स ही है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से डी ऑप्शन होगा। एवरेज का क्या हो जाएगा दोस्तों, संक्षिप्त करना है यानी इलोंगेट करना, इलोंगेट करते हैं तो उसको संक्षिप्त कर देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपके पेपर में आएगा इस तरह से, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पढ़ना है। जैसे एबिलिटी आप जानते हैं योग्यता, क्षमता, तो इसके लिए क्या हो सकता है सर जी, स्किल हो जाएगा, बिल्कुल सर जी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या दिया है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड द साउंड मेड बाई फ्रॉक्स। जैसे कि मेढक की आवाज़ को क्या बोलते हैं, क्रोक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथी, क्रोक बोलेंगे। क्रोक आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। द साउंड मेड बाई फ्रॉक्स, क्रोक बोलाता है। और मुंह मतलब क्या होता है बताइए, गाय का जो कि गाय रभाती है ना उसको क्या बोलते हैं, मुंह। रोड, रोड मतलब दहाड़ना होता है। तो ट्रम्पेट मतलब तुरही की आवाज़ होता है एक प्रकार का साथी, याद रखेंगे आप लोग। तो सी ऑप्शन द साउंड मेड बाई फ्रॉक्स, क्रोक, सी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence grammatically correct। तो साथी बताइए आपको जो चूज करना है, जो no improvement as an answer, यदि if the sentence grammatically correct, यदि सेंटेंस क्या है ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आपको no improve चूज करना है। यदि है तो वो बताइए कौन सा है। देखिए साथियों क्या सवाल पढ़ा है, एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफ़ी इज इन सेम एसलेस एस टी। इसका मतलब साथी यह किराने की दुकान की कॉफ़ी क्या है, चाय के सामने गलियारे में है। तो साथी यहाँ पे आप देखेंगे एडजेक्टिव का फॉर्म यूज हुआ है, जैसे कि
एसलेस एस टी, तो यहाँ पे सिंपल सा याद रखिए, तो यहाँ पे एस की जगह जो आपका एस है ना, एसलेस में यस नहीं रहेगा साथियों, बस आप यहाँ पे क्या देंगे, द सेम एसले एज हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और सही वाला क्या हो जाएगा, यह किराने की दुकान की कॉफ़ी है, याद रखिए यह किराने की दुकान की कॉफ़ी है, बिल्कुल सेम हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन है बताइए साथी। डेकोरस, डेलिसिपिटी या कॉपस, तो साथी कॉपियस मतलब प्रचुर होता है, तो इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, COP होता है, आई होता है, OUS होता है, कॉपियस होता है। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ही वॉज स्टेबल, फिर उसके बाद ही वॉज स्टेबल दे मेट। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस आपको देख रहे होंगे, दो वाक्य दिख रहे होंगे, तो साथियों दोनों भाग में आप देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। किसका साथियों, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो इसलिए हम लोग साथियों जिस समय के अर्थ में वेन का प्रयोग होता है, तो किसका, समय के साथ किसका प्रयोग होता है, हमेशा याद रखिए, हमेशा वेन का प्रयोग। ही वॉज स्टेबल वेन दे मेट हो जाएगा, बिल्कुल समय के साथ वेन का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 45। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अल्टीरियर का मतलब बताइए, जैसे कि बाद में आने वाला, छिपा हुआ या अव्वल, इरादा, तो क्या हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, इवेंचुअली हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, इवेंचुअली मतलब अंतिम वाला होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ से 45 का डी करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या दिया है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल आपको अंडरलाइन वर्ड पढ़ना है। जैसे डिसऑर्डर मतलब कि अव्यवस्था होता है ना, गड़बड़ी कोई होती है, तो क्या होगा, रेगुलेट हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डिसऑर्डर का आपका एंटोनिम क्या हो सकता है साथी, एंटोनिम तो रेगुलेट होगा, जिसे आप लोग बी नियमित बोलते हैं, बी नियमित बोलते हैं। यही आप साथी सिनोनिम्स पूछ दिया तो याद रखिए अव्यवस्था हो जाएगा, यानी चाओस हो जाएगा। डिसऑर्डर का सिनोनिम्स चाओस और आपका एंटोनिम्स रेगुलेट हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग ये। तो इस तरह से 46 का सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा, डिसऑर्डर का एंटोनिम अंडरलाइन वर्ड रेगुलेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या दिया। अब देखिए यहाँ से आपको साथी रीजनिंग के सवाल वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में बन सकते हैं। अब आपको दो क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह का, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे 14 का संबंध 20 से है, 20 से 26, तो कैसे बना होगा साथी, आपको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही बताना पड़ेगा आपको। बताइए कैसे बना होगा साथी। यदि हम मान लीजिए साथी 14 में ऐसा क्या करें 20, आप देख सकते हैं साथी, यदि आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है तो आप तुरंत दिमाग लगाए होंगे। 14 + 26 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, 14 26 40 बटे में 2 कीजिए, देखिए 2 20, तो देखिए बीच में कितना आया 20 आ गया, बिल्कुल। अब उसी तरह 22 और 34 को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है 22 + 34 डिवाइडेड 2 कीजिए, 4 2 6 और 3 2 5 56 आ रहा है। 56 में 2 का भाग देंगे तो 28 आ जाएगा। तो 28 देखिए बीच में, देखिए बिल्कुल क्या कर रहा है, लास्ट के पहले और लास्ट को जोड़ दे रहा है और 2 से भाग दे रहा है। अब हमें भी उसी की तरह देखना है कि लास्ट के 2 नंबर को जोड़ना है चारों को, उसका बीच में जो आएगा वो सही आना चाहिए। चलिए देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, 32 और आपका 44 कितना होता है। पहला ऑप्शन उठाइए, 32 और प्लस आपका 44, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है आपका 4 2 6 3 4 3 7, 76 बटे 2 यानी आपका 38 हो जाएगा। क्या बीच में 38 था, बिल्कुल भाई। देखिए पहला ही ऑप्शन हम लोग क्या हो गया, मैच हो गया। तो 47 का साथी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 48 क्या दिया है, एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो चलिए मेरे भाई, इस सवाल को हल करने के लिए हमेशा याद रखिए, आपको पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। हमेशा आपको क्या करना है, जैसे देखिए एम आपका कितने नंबर का, 13 नंबर का, एम से आपका ओ बनाया होगा, ओ आपका 15 नंबर पे, क्यों आपका 17 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर। देखिए 13 से 15, 17 से 19 और 17 से 19 यानी +2 का गैपिंग है, बिल्कुल बात माने आप लोग, बिल्कुल। जैसे देखिए एम से ओ से क्यू, क्यू से एस, यानी एम आपका 13 होता है, आपका ओ आपका 15 होता है, क्यू आपका 17, एस आपका 19 है। इस ऑप्शन हो गया +2 प्लस हुआ। और क्या है ऑप्शन देखिए, और दूसरा देखिए ओ आपका 15, एम आपका 13, बिल्कुल एम 13 हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्यों आपका 11 है भी, यहाँ पे आई आपका 9 नंबर बताएं। देखिए यहाँ से कुछ गड़बड़ी हुआ है, 15 से 13 -2, 13 से 11 -2, 11 से 9 -2। देख रहे हैं तो पहले क्या किया था,
+2 किया है, फिर -2 किया है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं क्या किया है। जैसे जी से आई बना है, जी आपका 7, आई आपका 9, की आपका 11, एम आपका 13। देखिए इसमें क्या किया, +2 +2 +2, यानी साथ क्या कह रहा है, पहले से +2, बीच में से -2, फिर प्लस लास्ट में 2। जैसे एस आपका कितना होता है साथी, एस आपका 19 होता है, तो इन 19 में +2 करेंगे तो 21। देखिए 21 पे कौन होता है, आप तुरंत बताएंगे 21 पे कौन होता है, यू। देखिए कोई ऑप्शन में यू दिया, देखिए ऑप्शन ए को हटा दीजिए क्योंकि भी है, और ऑप्शन डी को हटा दीजिए। देखिए केवल ऑप्शन, भाई ऑप्शन तो देखिए 2 में दिया है यार, सॉरी, ये देखिए भी वालों को हटाना है ना, भी वालों को हटाइए। देखिए यू इसमें भी दिया, यू इसमें भी दिया, यानी पहले प्लस एस में हम लोग +2 किए तो हम लोग का यू आया। फिर आई आपका 9 होता है, यानी बीच में -2 करा सकती, तो -2 करेंगे तो 7, यानी 7 पे कौन होता है, जी। देखिए यू आई से क्या बनेगा, जी बना है। यू जी देखिए किस में है, ऑप्शन देखिए डी में है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब आपको यकीन नहीं होता तो एम आपका 13 होता है, 13 मान लीजिए, फिर कितना करना था, 2, 13 2 15, देखिए वो आपका 15 होता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, इस तरह से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको पूरा सवाल लिखने की भी जरूरत नहीं, यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग है तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान कीजिए। चलिए 6 और 2 को आपस में बदलना है, यानी 6 की जगह 2 करना है, 2 की जगह 6 करना है। बस सिंपल से कहना, जो आएगा वो आपको राइट ऑप्शन देना है। चलिए हल करते हैं। जैसे देखिए 9 डिवाइडेड 2 है, 2 की जगह हम लोग 6 करेंगे भाई, याद रखिएगा, और इंटू 6 है तो 2 करेंगे, +5 -1। चलिए हल कीजिए, 9/6 होगा क्योंकि यहाँ से डिवाइड जाएगा नहीं, इंटू 2 होगा, +5 होगा, -1 होगा, बिल्कुल होगा सर जी। चलिए हल कीजिए, देखिए 2 3 से जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर जी। उसका 3 3 5 3 8, देखिए यहाँ पे ऊपर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 और +5 -1, 3 5 8, 1 -9 7। क्या आप लोग का 7 ऑप्शन दिया है। देखिए 14 यानी कि आप सभी का डी ऑप्शन है। कोई दिक्कत हुई साथी, क्या किया जाए, 6 और 2 को आपस में बदल दिया है, सिंपल सा बॉडमस के नियम लगा के हल कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। चलिए दोस्त, लुप्त संख्या को चुनना है, जैसे 94 से 105, 105 से 92, 192 107, 107 से 90, तो क्या आ सकता है साथी। आप देखिए इस तरह के सवाल है ना, तो साथी आप एकदम एक एक नंबर को छोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए इसमें 94 से 92 आया है, यानी इसमें क्या किया होगा, तो -2 किया होगा ना। फिर देखिए 92 से 90 किया, यानी -2 किया है, बिल्कुल सही। और देखिए इसमें देखिए 105 से 7 किया है, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, 109 कर सकते हैं क्या, बताइए। सिंपल सा तो था भाई, -2 और एक छोड़कर प्लस माइनस क्या किया है, +2 किया है। तो हम लोग देखिए 105 से 107 है, यानी 105 में +2 किया होगा तो 107 आया। फिर 107 से फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 107 में 2 जोड़िए 109 आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 51। ग्लोब को 40 लिखा है, ग्रास को 63, तो उस कूट भाषा में हैंडी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इस सवाल को हल कर सकते हैं क्या आप लोग। चलिए ये सवाल साथी आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग को यदि कोडिंग डिकोडिंग याद है तो आप इसे काफ़ी अच्छे से हल करेंगे। सबका कोड भी करते हैं साथी। चलिए जैसे जी का आपका 7 होता है, एल का आपका 12 होता है, ओ का आपका 15 होता है, बी आपका 2 होता है, ई आपका 3। चलिए जोड़िए सबको कितना रहा है, 7 12 19, 19 और 15 34, 34 और 2 कितना होता है आपका 34 2 36, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, जी आपका 7, एल आपका 12, ओ आपका 15, बी आपका 2, ई आपका 5 होता है, 5 2 7 कितना आया था, 7 12 19, 19 15 34, 34 2 36, 36 5 41। लेकिन यहाँ पे 40 दिया है, क्या -1 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 40 हो गया। अब उसी प्रकार देखिए ग्रास को करते हैं, जी आपका 7 होता है, आर आपका 18 होता है, आपका ए आपका 1 होता है, और एस आपका 19 होता है। 2 बार 19 तो 2 बार लिख देते हैं। देखिए 17 7 और 18 25, 25 एक आपका यहाँ पे 26, 26 और कितना है 19 19, 19 19 38, 26 38 कितना होता है 64 होता है। लेकिन यहाँ पे 63 दिया, बिल्कुल, तो क्या एक माइनस नहीं कर सकते। देखिए एक माइनस किया, कोड करके -1 कर दिया, सभी को जोड़कर तो 63 आ जाएगा। तो अब साथियों आपको हैंडी का बताना है हमें, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में करेंगे हैंडी का कोड कीजिए। चलिए हम कोड कर देना, एच आपका 8, आई आपका ए आपका 1 होता है, एन आपका 14 होता है, डी आपका 4 होता है, वाई आपका 25। चलिए जोड़कर जितना आएगा उसमें से -1 करेंगे, और आपका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कितना है वो जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, चलिए
नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्या दिया है। किसी एक खास कूट में फैन को 21 लिखा जाता है, तो उस भाषा में टार्च को कैसे लिखा जाएगा। काफ़ी जी सवाल लग रहा है भाई। फैन को कितना लिखा है, FAN को कितना लिखा है 21, F आपका 6, A आपका 1, N आपका 14। देखिए जोड़िए सबको, 14 15 26, बिल्कुल सही। सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है 21, यानी क्या क्या सबका कोड करके सिंपल सा जोड़ दिया है। तो हमें टार्च क्या करना है, इसी में टार्च देखिए T आपका होता है T20, O आपका 15 होता है, R आपका 18 होता है, C आपका 3 होता है, H आपका 8 होता है। चलिए जोड़िए, 20 15 35, 35 18 53, 53 और 3 56, 56 8 64, 64 होता है। क्या ऑप्शन दिया 64, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन दिया है। तो 52 का बी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ साथ ही टोटल 52 क्वेश्चन आपके जितने भी हमने क्लास में करवाया था, आज फिर से एक बार रिवीजन करने का प्रयास किया और वही सवाल कराया साथी जो आपके परीक्षा में बन सकता था। तो आप बताइए आपसे भी कितना स्कोर बना, एक बार जरूर बताइएगा एकदम ईमानदारी से। ओके दोस्त, सो देखिए दोस्तों, इस समय जो क्लास आपकी दोपहर के 12:30 बजे नहीं लग पा रही उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि दोस्तों हमें टाइम थोड़ा सा बचत करना है, क्योंकि सवाल यार थोड़ा सा हार्ड बना रहा है। तो हम इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं कि आप प्लीज़ जो भी अपना रिवीजन है बहुत अच्छे से करिए भाई, अपने सेल्फ स्टडी करने का प्रयास कीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। ओके दोस्त, तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा सभी साथी। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं साथी दोपहर में या तो शाम में 6:30 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी को धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो।